देखिए भाई, आज पावर्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में कुछ बातें जो कि मैं बताने जा रहा हूँ। यह होता क्या है कि इसमें सरकार की शक्तियों के बारे में पूरी तरीके से बताया गया है और ये कई तरीके से आधारित भी होती हैं। जैसे कि पहला, धारा 4 के अंतर्गत आता है, जो कि ये शक्तियाँ निम्नलिखित होती हैं। धारा 4 के अधीन समझौता पदाधिकारी की नियुक्ति करने तथा धारा 6 के अंतर्गत जांच न्यायालय, धारा 7 के अधीन श्रम न्यायालय, धारा 7 के अधीन औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं धारा 7 ख के अधीन राष्ट्रीय न्यायाधिकरण का गठन करने की शक्ति श्रम न्यायालय। दूसरे में यह कहा गया है कि श्रम न्यायालय औद्योगिक न्यायाधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण में हुई रिक्तियों की पूर्ति करने की शक्ति धारा 8 है। और तीसरा यह है कि किसी कर्मकार की सेवा शर्तों में परिवर्तन के लिए नोटिस की बाध्यता संबंधी धारा 9 का के उपबंधों से किन्हीं औद्योगिक संस्थापनों या कर्मकारों को मुक्त करने की शक्ति धारा 5 ख में दी गई है। और चौथा क्या है कि औद्योगिक विवादों का निपटारा का या न्याय निर्णय करने के लिए उन्हें समझौता बोर्ड या 5 न्यायालय या श्रम न्यायालय या औद्योगिक न्यायाधिकरण या राष्ट्रीय न्यायाधिकरण को निर्देशित करने की शक्ति धारा 10 की उपधारा 1 और उपधारा 1 का 4 का में दी गई है। निपटारा का न्याय निर्णय के लिए निर्देशित किसी विवाद के संबंध में किसी हड़ताल या तालाबंदी को जारी रखने का निषेध करने की शक्ति धारा 10(3) और धारा 18 का और 4 का के तहत दी गई है। बोर्ड या जांच कार्यालय के प्रत्येक विवादित को और श्रम न्यायालय या किसी न्यायाधिकरण के पचाट को धारा 17(1) के अधीन और विवेचना के पचाट को धारा 10 का 3 के अधीन राजकीय गजट में प्रकाशित करने की शक्ति भी दी गई है। देखिए, 7वें पे ये भी कहा गया है कि जैसे कि श्रम न्यायालय या किसी न्यायाधिकरण द्वारा अपने सामने चल रही किसी कार्यवाही के खर्चों और उससे आनुषंगिक खर्चों का अध्ययन किए आनुषंगिक खर्च किए जाने पर उनकी वसूली भू राजस्व के बकाया की तरह करने की शक्ति है धारा 11(7) के तहत। किसी उपक्रम को बंद करने के लिए नियोजक द्वारा 60 दिन के पूर्व सूचना समुचित सरकार को देने की बाध्यता से किसी उपक्रम को छूट देने की शक्ति धारा 25 च का के तहत है। 9वां, जबरी छुट्टी के लिए नियोजक को पूर्व अनुमति प्रदान करने या अस्वीकृत करने की शक्ति धारा 25(3) के तहत है। कर्मकारों की छंटनी के लिए नियोजक की पूर्व अनुमति प्रदान करने या अस्वीकृत करने की शक्ति धारा 25(2) के तहत है। 11वां, छंटनी से संबंधित किसी विवाद को किसी प्राधिकारी को अंतरित करने की शक्ति धारा 25(7) के तहत है। 12वीं, किसी उपक्रम को बंद करने के लिए नियोजक को पूर्व अनुमति प्रदान करने या अस्वीकृत करने की शक्ति और अपने ऐसे आदेश का पुनर्विलोकन करने की किसी न्यायाधिकरण को न्याय निर्णय के लिए मामले को निर्देशित करने की शक्ति धारा 25(2) एवं 5 धारा 25(त) जब सरकार समझती है कि उपक्रम को चालू करना कर्मकारों के व्यापक हित में ना होगा, बेरोजगारी से कुछ हद तक निजात मिलेगी, देश के आर्थिक विकास और उत्पादन के लिए यह अभीष्ट
है तो समुचित सरकार ऐसा निर्देश देने में सक्षम है। सरकार अपनी तरफ से कुछ छूट और आर्थिक मदद भी कर सकती है। 14वां यह है, किसी श्रम न्यायालय या किसी न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित किसी कार्रवाई को वापस लेने और उसे किसी दूसरे श्रम न्यायालय या न्यायाधिकरण को अंतरित करने की शक्ति धारा 33(1) के तहत दी गई है। 15वां यह है कि किसी कर्मकार के पक्ष में नियोजक से शोध्य राशि को भू राजस्व के बकाया की तरह वसूली के लिए कलेक्टर को प्रमाण पत्र जारी करने की शक्ति दी गई है, धारा 33(1) के तहत। 16वां क्या है, किसी कर्मकार से उस धन या धन में संगणित किए जाने योग्य लाभ की संगणना के लिए किसी श्रम न्यायालय को निर्दिष्ट करने की शक्ति धारा 33(2) के तहत दी गई है। 17वां यह है कि इस अधिनियम के अधीन अपराध के लिए अपराधियों को दंडित न्यायालय में परिवार द्वारा अभियोजित करने की शक्ति धारा 34(1) के तहत दी गई है। और 18वें में यह भी है, किसी पंचायत निपटारे के किसी उपबंध की व्याख्या करने में कोई कठिनाई या संदेह उत्पन्न होने पर ऐसे प्रश्न को निर्णीत करने के लिए उस श्रम न्यायालय या न्यायाधीकरण या राष्ट्रीय न्यायाधिकरण को निर्देशित करने की शक्ति जिसे वह उचित समझे वह धारा 36(क) में दी गई है। 19 में ये कहा गया है कि 19वें पॉइंट में कि जैसे कि इस अधिनियम के किन्हीं भी या सभी उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए धारा 36(ख) के तहत कहा गया है। 20वां में इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए धारा 38(2) में उल्लिखित बातों पर नियम बताने की शक्ति धारा 38(1) में दी गई है। इस अधिनियम के अधीन अपने द्वारा प्रयोज्य किसी शक्ति को किन्हीं मामलों में अपने अधीनस्थ किन्हीं पदाधिकारियों को प्रत्यायोजित करने की शक्ति धारा 39 में दी गई है। और 22 में कहा गया कि इस अधिनियम को अनुसूचियों में संशोधन करने की शक्ति धारा 40 में दी गई है। ये कुछ सरकार की पावरें हैं जो कि उनके पास होती हैं। एक नया टॉपिक है कि जैसे ऐच्छिक माध्यस्म के लाभ क्या होते हैं। एडवांटेज ऑफ वॉलेंटरी आर्बिट्रेशन। यह होता क्या है कि विवादों का निर्देशन ऐच्छिक रूप से निर्वाचन को दिए जाने के संबंध में धारा 10(क) में प्रावधान है। यहाँ कोई औद्योगिक विवाद वर्तमान है अथवा इसकी आशंका और नियोजक मालिक तथा कामगार विवाद का निर्देशन विवाचन को करने के लिए सहमत है तो वह धारा 10 के अंतर्गत विवाद को श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण या राष्ट्रीय न्यायाधिकरण में निर्देशन किए जाने के पहले निर्धारित रूप से सहमति द्वारा विवाद का निर्देशन विवाचन को कर सकते हैं। धारा 10 का विवाद से अवरत पक्षकारों को स्वयं इस बात के लिए प्राधिकृत करती है कि वे अपना विवाचक स्वयं अपनी ओर से चुन लें, जिसमें श्रम न्यायालय अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण भी सम्मिलित माना जाएगा। विवाचन के लिए लिखित सहमति की प्रतिलिपि उचित सरकार तथा समझौता अधिकारी के पास प्रेषित की जाएगी और उचित सरकार ऐसी प्रतिलिपि पाने के 1 महीने के अंदर उसे अपने शासकीय गजट में प्रकाशित करेगी। विवाचन या विवाचनगण विवाद की जांच करेंगे और उचित सरकार को विवाचन पंचायत आर्बिट्रेशन अवार्ड जिसे हम कहते हैं प्रस्तुत करेंगे। पंचायत विवाचक द्वारा अथवा सभी विवाचकों द्वारा जैसी भी स्थित हो हस्ताक्षरित होगा। धारा 10(a) के खंड 1 से स्पष्ट होता है कि इस प्रकार के समझौते के आधार पर विवाद पंच या पंचों को तभी निर्णयार्थ सुपुर्द किया जा सकता है जब उपर्युक्त सरकार द्वारा ऐसा विवाद किसी श्रम न्यायालय, न्यायाधिकरण या राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के समक्ष नहीं प्रस्तुत किया गया हो। ऐसी स्थिति में उस निर्णायक द्वारा दिया गया पंचायत प्रभावी माना जाएगा और उसे इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एवं विवाचन पंचायत को मान्यता दी जाएगी।
ठीक है। निम्नलिखित विवाद को पंच निर्णय आर्बिट्रेशन जिसे हम कहते हैं हेतु नहीं सौंपा जा सकता। ऐसे विवाद जिनमें विधि का सारभूत प्रश्न सन्निहित है या अधिक आर्थिक साहस एवं भार से पूर्ण है। दूसरा, ऐसे विवाद जिसमें श्रमिक को स्वामी द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से उसके गंभीर दुराचरण के लिए निष्कासित कर दिया गया है। तीसरा, ऐसे मामले जिनके वाद कारण कॉज ऑफ एक्शन को अस्तित्व में आए 6 महीने से अधिक समय बीत गया है। चौथा, ऐसे मामले जिसमें से कोई पक्ष इंडस्ट्रियल रूल्स रेगुलेशंस या कोड ऑफ डिसिप्लिन के नियमों का उल्लंघन या दोषी है। देखिए, एक प्रश्न और भी बनता है, राष्ट्र न्यायाधिकरण क्या है और संक्षेप रूप में इसकी व्याख्या कीजिए। यह भी एक प्रश्न बनता है। इसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं व्हाट इज नेशनल ट्रिब्यूनल एक्सप्लेन। देखिए, इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 7 ख के अंतर्गत राष्ट्र न्यायाधिकरण की व्यवस्था की गई है। राष्ट्र न्यायाधिकरण एक प्रकार का एक औद्योगिक न्यायाधिकरण है जिसकी केंद्र सरकार तब रचना करती है जब वह देखती है कि कोई ऐसे औद्योगिक विवाद के में निर्णय की आवश्यकता है जो समस्त देश के लिए अथवा एक से अधिक राज्य के लिए महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय न्यायाधिकरण में केवल एक व्यक्ति होता है जिसकी नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। जो भी कोई भी व्यक्ति राष्ट्र न्यायाधिकरण के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के योग्य न माना जाएगा जब तक कि वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न हो अथवा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न रहा हो, या वह औद्योगिक विवाद अपीलीय न्यायाधिकरण अधिनियम के अधीन निर्मित किसी श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष पद अथवा अन्य सदस्य के पद पर काम ना कर चुका हो। केंद्र सरकार यदि उचित समझे तो व्यक्तियों को असेसर नियुक्त कर सकती है जो कि राष्ट्र न्यायाधिकरण को उनकी कार्यवाही प्रोसीडिंग्स में सहायता पहुंचाए तथा आवश्यक परामर्श दें। देखिए, कोई व्यक्ति राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष पद की नियुक्ति के लिए योग्य समझा जाएगा जब वह किसी उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश है या रहा है अथवा वह कम से कम 2 वर्ष की अवधि तक औद्योगिक न्यायाधिकरण का अध्यक्ष या सदस्य रह चुका है। पुनः यदि केंद्र सरकार उचित समझती है तो राष्ट्र न्यायाधिकरण के सम्मुख प्रस्तुत कार्रवाई में परामर्श देने के लिए 2 व्यक्तियों की पारदर्शिता के रूप में नियुक्त कर सकती है। जैसा कि राष्ट्र न्यायाधिकरण के अध्यक्ष की आवश्यक योग्यता की वही है जैसे धारा 7 अ के अंतर्गत न्यायाधिकरण के अध्यक्ष की है, इसी प्रकार राष्ट्रीय न्यायाधिकरण या उसके अध्यक्ष के भी कर्तव्य व अधिकार वही होते हैं जैसा कि न्यायाधिकरण या उसके अध्यक्ष होते हैं। न्यायाधिकरण, राष्ट्र न्यायाधिकरण होता क्या है? राष्ट्र न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित कार्यवाहियों को श्रम न्यायालय या न्यायाधिकरण के समक्ष हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। ठीक है। अतः लेकिन इसके विपरीत श्रम न्यायालय या न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित वादों को समुचित सरकार राष्ट्र न्यायालयों को रेफर कर सकती है। ऐसा करना पूर्णतः वैध होगा। ठीक है। उल्लेखनीय है कि श्रम न्यायालय, न्यायाधिकरण तथा राष्ट्रीय अधिकरण को सिविल कोर्ट के कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं। उनके समक्ष पक्षकारों का प्रतिनिधित्व एडवोकेट विधि व्यवसायी कर सकते हैं, लेकिन सही माने में उन्हें कोर्ट का दर्जा नहीं प्राप्त है। अतः उन्हें सिविल कोर्ट की पृष्ठभूमि पर नहीं रखा जा सकता क्योंकि सिविल कोर्ट की शक्तियां श्रम न्यायालय आदि की अपेक्षा अधिक व्यापक होती हैं। राष्ट्रीय न्यायाधिकरण
का कार्य क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है और यह समूची सरकार के आदेशों तथा विवादों के निर्दिष्ट किए जाने के ऊपर निर्भर करता है। उनका कार्य होता है निर्दिष्ट विवादों का न्याय निर्णय करना और निर्धारित या विस्तारित अवधि में अपना पंचाट अवार्ड देना। अधिनियम की धारा 15 में उनके कार्यों के संबंध में प्रावधान मिलता है कि जिसके अनुसार जब भी औद्योगिक विवाद उन्हें न्याय निर्णय के लिए निर्दिष्ट किए जाते हैं तो उनका यह प्रथम कर्तव्य होता है कि यथाशीघ्र अपने कार्यवाहियां प्रारंभ कर दें और यथाशीघ्र अपना निर्णय सरकार को सौंप दें। निर्योग्यता क्या होती है? यदि कोई व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है तो वह राष्ट्र न्यायाधिकरण का अधिकारी होने के योग्य नहीं है। यदि पीठासीन अधिकारी की आयु 65 वर्ष पूरी यदि उसकी आयु 65 वर्ष हो गई है, जो कि पीठासीन अधिकारी होता है, तो ऐसे परिस्थिति में वह उस पद पर रहने योग्य नहीं होता और उस पद पर बने रहने के लिए निर्योग्य हो जाएगा। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जिस क्षण कोई व्यक्ति ऊपर लिखित अनर्हता से मुक्त हो जाता है वह संबंधित पद का पर काम करने के लिए रुक जाएगा। धारा 8 क्या होती है? देखिए, धारा 8 में राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के अधिकारों के रिक्त स्थान की पूर्ति के बारे में उपबंध करती है। त्यागपत्र, स्थानांतरण, मृत्यु, मानसिक और शारीरिक अक्षम होने के साथ दिवालिया, नैतिक अधःपतन का शिकार होने से स्थान रिक्त होने पर नए व्यक्ति की नियुक्ति की जाएगी। कर्तव्य एवं शक्तियाँ, जिसको हम कहते हैं ड्यूटीज़ एंड पावर्स, औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 7 ख के उपबंधित व्यवस्थाओं के अनुसार राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण ऐसे औद्योगिक विवादों के में निर्णय करते हैं जो कि केंद्र सरकार की राय में हों। क किसी राष्ट्रीय महत्व के प्रश्न के संबंध में या ख विवाद के स्वरूप में इस प्रकार का है कि एक ऐसे अधिक राज्यों में स्थित औद्योगिक प्रतिष्ठान उनमें रुचि रखते हैं। जब कभी कोई विवाद राष्ट्रीय न्यायाधिकरण को निर्णयार्थ सौंपा जाए तो न्यायाधिकरण का कर्तव्य है कि वह संबंधित कार्यवाहियों को अतिशीघ्र करें तथा जो ही कार्यवाही पूर्ण हो जाए अर्थात उनका समापन हो जाए तो वह न्याय निर्णय अवार्ड से संबंधित सरकार को अवगत कराएं। ठीक है। एक प्रश्न और भी बनता है जो कि उन परिस्थितियों को बतलाइए जबकि किसी विवादों को संदर्भ के लिए औद्योगिक न्यायालय, बोर्ड या न्यायाधिकरण को प्रस्तुत किया जा सकता है, जिसको हम इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट कर सकते हैं कि डिस्कस द सर्कमस्टेंसेस इन विच अ डिस्प्यूट इज टू बी रेफर्ड टू इंडस्ट्रियल कोर्ट, बोर्ड और ट्रिब्यूनल। देखिए, होता क्या है कि इसको हम इंग्लिश में ये भी कह सकते हैं कि रेफरेंस ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ऑफ बोर्ड्स और कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल, जैसे यह एक तरीके से औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 10(1) में औद्योगिक विवादों के संदर्भ की व्यवस्था की गई है। इस धारा के प्रावधानों के अनुसार जब कभी संबंधित सरकार को इस बात की तुष्टि हो जाए कि कोई औद्योगिक विवाद वर्तमान है अथवा संभावित है तो किसी भी समय लिखित आदेश द्वारा विवाद समझौता बोर्ड के विवाद के समाधान के लिए सौंप सकती है। दूसरा यह है कि किसी भी मामले को जो कि विवाद से संबंधित प्रतीत हो अथवा विवाद के प्रति संगत हो न्यायालय की जांच के लिए सौंपे। तीसरा यह है किसी भी ऐसे मामले को जो कि विवाद के संबंधित प्रतीत हो अथवा विवाद के प्रति संगत हो तथा अधिनियम के द्वितीय अनुसूची उल्लिखित विषय के संबंध में हो श्रम न्यायालय के रीढ़ार्थ सौंप सकती है। या चौथा यह है किसी भी ऐसे मामले को जो कि विवाद से संबंधित प्रतीत हो अथवा विवाद के प्रति संगत हो तथा अधिनियम की तृतीय अथवा तृतीय अनुसूची में उल्लिखित विषय के संबंध में हो न्याय निर्णय के लिए किसी अधिकरण को सौंप सकती है। यदि औद्योगिक विवाद के संबंध किसी ऐसे विवाद से है जो सार्वजनिक उपयोगी सेवा है और धारा 22 के अधीन नोटिस दिया जा चुका है
तो संबंधित सरकार इसी धारा के अधीन संदर्भ भरेगा। धारा 10(1)(a) के अंतर्गत यदि केंद्र सरकार को किसी भी समय इस बात की तुष्टि हो जाए कि कोई ऐसा औद्योगिक विवाद वर्तमान है अथवा संभावित है कि जो कि राष्ट्रीय महत्व का है या इस प्रकार है जिससे एक से अधिक राज्यों का संबंध है या उसमें उनकी अभिरुचि है और उसे राष्ट्रीय न्यायाधिकरण नेशनल ट्रिब्यूनल द्वारा निर्णीत होना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार, चाहे वह संबंधित सरकार हो अथवा ना हो, किसी भी लिखित आदेश द्वारा किसी भी ऐसे मामले को जो कि विवाद संबंध प्रतीत हो अथवा विवाद के प्रति संगत हो, चाहे वह मामला अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित हो और चाहे तृतीय अनुसूची में हो, राष्ट्रीय न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल नेशनल को सौंप सकती है और उससे न्याय निर्णय को कह सकती है। इसके अतिरिक्त औद्योगिक विवाद समझौता बोर्ड न्यायालय, श्रम न्यायालय न्यायाधिकरण अथवा राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के पक्षकारों के कहने पर भी न्यायार्थ सौंपा जाता है। धारा 10(3) के तहत के अनुसार यदि कोई अतिरिक्त औद्योगिक विवाद समझौता बोर्ड, श्रम न्यायालय न्यायाधिकरण अथवा राष्ट्रीय न्यायाधिकरण को निर्णयार्थ सौंपा जाता है तो संबंधित सरकार आदेश जारी करके हड़ताल, तालाबंदी जो कि संबंधित विवाद के कारण हो रही हो, रुकवा सकती है। श्रम न्यायालय न्यायाधिकरण अथवा राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के लिए यह आवश्यक है कि वह अपना निर्णय उन बातों तक ही सीमित रखे जो कि संबंधित सरकार ने अपने आदेश में विवाद के संबंध में निर्दिष्ट कर रखे हैं। संबंधित सरकार किसी भी विवाद को श्रम न्यायालय न्यायाधिकरण अथवा राष्ट्रीय न्यायाधिकरण को सौंपते समय किसी अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठान को भी उसमें सम्मिलित कर सकती है जिसको कि वह समझती है कि इस प्रकार के विवाद से प्रभावित होंगे अथवा उसमें अभिरुचि रखते हैं। ठीक है। और इसमें धारा 10(6) के अनुसार यदि कोई विवाद उपधारा 1(a) के अधीन राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के निर्णयार्थ सौंपा गया है तो अधिनियम में समाविष्ट अन्य व्यवस्थाओं के बावजूद भी कोई भी श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण, लेबर कोर्ट और ट्रिब्यूनल ऐसे मामले में निर्णय न देगी जो कि राष्ट्रीय न्यायाधिकरण नेशनल ट्रिब्यूनल के विचाराधीन हो। अतः यदि कोई मामला राष्ट्रीय न्यायाधिकरण को सौंपे जाने से पूर्व श्रम न्यायालय, लेबर कोर्ट अथवा न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल के समक्ष विचाराधीन तो राष्ट्रीय न्यायाधिकरण को उसके सौंपे जाने पर यह मान लिया जाएगा कि श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के समक्ष विचाराधीन मामला रद्द कर दिया गया है। संबंधित सरकार के लिए यह बात विधिपूर्ण होगी कि वह ऐसे किसी मामले को उस समय श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण को निर्णयार्थ न सौंपे जबकि वह राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के विचाराधीन है। स्पष्टीकरण, इसको एक्सप्लेनेशन इसका यही है कि इस उपधारा के अधीन श्रम न्यायालय, लेबर कोर्ट अथवा न्यायाधिकरण के अंतर्गत कोई भी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण सम्मिलित माना जाएगा यदि वह न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण औद्योगिक विवादों के समाधानार्थ निर्मित किया गया है। संदर्भों का निरसन, संशोधन अथवा सुधार, कैंसिलेशन, अमेंडमेंट और मॉडिफिकेशन ऑफ रेफरेंस। यह होता क्या है? औद्योगिक विवाद अधिनियम के धारा 10 की उपधारा 1 के अधीन संदर्भित किसी मामले को रद्द करना, उसमें परिवर्तन करना अथवा उसमें संशोधन करने का अधिकार सरकार को प्राप्त नहीं है, पर मैनेजमेंट ऑफ थंबी मोटर सर्विस बनाम प्रोजाइडिंग ऑफिसर, लेबर कोड AIR 1960 मैट 540-73 W229 के मामले में कहा गया था कि यदि संदर्भित मामले में कोई नया विवाद आदि जोड़ा जाए तो उसे संशोधन अथवा परिवर्तित ना माना जाएगा। देखिए, एक प्रश्न इसमें और भी बनता है, श्रम न्यायालय अधिकरण तथा राष्ट्रीय अधिकरण को गठन का उल्लेख, यह भी बनता है। इसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं, एलोबरेट द कंपोजिशन ऑफ लेबर कोर्ट ट्रिब्यूनल एंड नेशनल ट्रिब्यूनल। श्रम न्यायालय तथा न्यायाधिकरण के गठन तथा क्षेत्र अधिकार बताइए। जांच न्यायालय की भूमिका का परीक्षण कीजिए। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं, स्टेट द कंपोजिशन एंड ज्यूरिडिक्शन ऑफ लेबर कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल, एग्जामिन द रोल ऑफ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। इसको हम किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि
औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 7 में श्रम न्यायालय लेबर कोर्ट से संबंधित व्यवस्थाएं की गई हैं। इन व्यवस्थाओं के अनुसार सरकार संबंधित गजट में व्यवस्था करके एक या एक से अधिक श्रम न्यायालयों की रचना कर सकती है। इन न्यायालयों का उद्देश्य औद्योगिक विवाद में निर्णय देना है। ऐसे मामलों में संबंधित औद्योगिक विवादों में जिनका उल्लेख द्वितीय अनुसूची में दिया गया है अथवा कोई अन्य कार्य करना है जो कि उनके सुपुर्द किया जाए। अधिनियम की धारा 7 की उपधारा 3 के अनुसार श्रम न्यायालय के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किए जाने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना पड़ता है। वह या तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो अथवा किसी समय रहा हो, या वह कम से कम 3 वर्ष की अवधि के लिए जिला जज अथवा अतिरिक्त जिला जज रहा हो, या वह कम से कम 2 वर्ष की अवधि के लिए श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण के जिसका निर्माण औद्योगिक विवाद अपीलीय न्यायाधिकरण अधिनियम 1950 के अधीन हुआ हो, या अध्यक्ष अथवा अन्य सदस्य के पद पर अथवा किसी भी न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष अथवा सदस्य के पद पर रहा हो, या उसने कोई भी न्यायिक पद जुडिशियल ऑफिस पर भारत में कम से कम 7 वर्ष कार्य किया हो, या वह कम से कम 5 वर्ष तक किसी भी ऐसे श्रम न्यायालय का अध्यक्ष रहा हो जिसका निर्माण किसी भी प्रांतीय प्रोविंशियल जिसे हम कहते हैं अथवा राज्य के अधिकार स्टेट एक्ट के अंतर्गत हुआ। श्रम न्यायालय का क्षेत्र अधिकार क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ज्यूरिडिक्शन ऑफ लेबर कोर्ट। देखिए इसमें क्या है कि श्रम न्यायालय का क्षेत्र अधिकार द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित विषयों के संदर्भ में निम्नलिखित बातों तक ही हो सकता है, जैसे कि ऐसे आदेशों की व्यापकता तथा विश्लेषण। दूसरा, नियोजक के स्थायी आदेशों की वैधता और औचित्य। तीसरा, अनुचित ढंग से श्रमिकों का निष्कासन, उनकी सेवा विमुक्ति तथा पूर्व नियोजन इसमें शामिल हैं। चौथा, हड़ताल तालाबंदी की वैधता या अवैधता। पांचवा, किसी परंपरागत विशेष अधिकार या छूट का वापस लिया जाना। छठवां, अन्य सभी मामले जो तृतीय अनुसूची में अंतर्विष्ट नहीं है। देखा इसको एक चीज़ और भी है कि इसमें अधिकरण होता है। अधिकरण का मतलब होता है ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल होता क्या है, देखिए इसमें पहला पॉइंट यह है कि समुचित सरकार चाहे द्वितीय अनुसूचित में हो चाहे तृतीय अनुसूचित में विनिर्दिष्ट किसी भी विषय संबंधी औद्योगिक विवादों के न्याय निर्णयन के लिए और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करने के लिए जो कि इस अधिनियम के अधीन उन्हें सौंपे जाए, या एक या अधिक औद्योगिक अधिकरण शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा गठित कर सकेगी। अधिकरण केवल एक व्यक्ति से गठित होगा। इसमें दूसरा पॉइंट यही है कि अधिकरण केवल एक ही व्यक्ति से गठित किया जाएगा जिसकी नियुक्ति समुचित सरकार द्वारा की जाएगी। तीसरा, कोई भी व्यक्ति अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए तब तक अर्हित होगा जब तक कि वह का उच्च न्यायालय का न्यायाधीश ना हो या ना रह चुका हो, अथवा कम से कम 3 वर्ष की कालावधि तक जिला न्यायाधीश या अपर जिला न्यायाधीश ना रह चुका हो। इसमें यह भी कहा गया है, देखिए इसमें एक पॉइंट और भी कहा है कि जैसे कि ऐसा उप मुख्य श्रम आयुक्त केंद्र या राज्य श्रम विभाग का संयुक्त आयुक्त ना हो या ना रह चुका हो, जिसके पास अवधि या विधि में डिग्री और श्रम विभाग ने कम से कम 7 वर्ष का अनुभव हो, जिसके अंतर्गत सुलह अधिकारी के रूप में 3 वर्ष का अनुभव भी हो। ठीक है, इसमें परंतु ऐसा कोई उप मुख्य श्रम आयुक्त या संयुक्त श्रम आयुक्त तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किए जाने से पूर्व यथास्थिति केंद्र सरकार या राज्य सरकार की सेवा से त्याग पत्र नहीं दे देता है, या भारतीय विधि सेवा का श्रेणी 3 में अधिकारी ना हो या ना रह चुका हो और उसके पास उस श्रेणी में 3 वर्ष का अनुभव ना रहा। चौथा यह है कि समुचित सरकार यदि वह ऐसा करना ठीक समझे अधिकरण को
उसके समक्ष की कार्रवाई में सलाह देने के लिए 2 व्यक्तियों को असेसरों के रूप में नियुक्त कर सकेगी। एक होता है राष्ट्रीय अधिकरण, जिसको हम कहते हैं नेशनल ट्रिब्यूनल। वो होता क्या है? औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 7 ख के अंतर्गत राष्ट्रीय न्यायाधिकरण की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय न्यायाधिकरण एक प्रकार का औद्योगिक न्यायाधिकरण है जिसकी केंद्र सरकार तब रचना करती है जब वह देखती है कि कोई ऐसे औद्योगिक विवाद में निर्णय की आवश्यकता है जो समस्त देश के लिए अथवा एक से अधिक राज्य के लिए महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय न्यायाधिकरण में केवल एक व्यक्ति होता है जिसकी नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष पद पर नियुक्त के योग्य न माना जाएगा जब तक कि वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न हो अथवा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न रहा हो। दूसरा, यह वह औद्योगिक विवाद अपीलीय न्यायाधिकरण अधिनियम के अधीन निर्मित किसी श्रम अपीलीय अधिकरण जो कि न्यायाधिकरण के अध्यक्ष पद अथवा अन्य सदस्य के पद पर काम न कर चुका हो। तीसरा, केंद्र सरकार यदि उचित समझे तो व्यक्तियों को असेसर नियुक्त कर सकती है जो कि राष्ट्रीय न्यायाधिकरण को उनकी कार्रवाई प्रोसीडिंग्स में सहायता पहुंचाएं तथा आवश्यक परामर्श दें। यह भी हो सकता है, देखिए, कोई व्यक्ति राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के लिए योग्य समझा जाएगा जब वह किसी उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश है या रहा हो अथवा वह कम से कम 2 वर्ष की अवधि तक औद्योगिक न्यायाधिकरण का अध्यक्ष या सदस्य रह चुका हो। ठीक है। पुनः यदि केंद्र सरकार उचित समझती है तो राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के सम्मुख प्रस्तुत कार्रवाई में परामर्श देने के लिए 2 व्यक्तियों की परामर्शदाता के रूप में नियुक्त कर सकती है। जैसा कि राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष की आवश्यक योग्यता वही है जैसे कि धारा 7A के अंतर्गत न्यायाधिकरण के अध्यक्ष की है। इस प्रकार राष्ट्रीय न्यायाधिकरण या उसके अध्यक्ष के भी कर्तव्य अधिकार वही होते हैं जैसा कि न्यायाधिकरण की या उसके अध्यक्ष होते हैं। राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित कार्रवाइयों को श्रम न्यायालय या न्यायाधिकरण के समक्ष हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। देखिए, लेकिन इसके विपरीत श्रम न्यायालय या न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित वादों को समुचित सरकार राष्ट्रीय न्यायालयों को रेफर कर सकती है। ऐसा करने यह पूर्णतः वैध होगा। उल्लेखनीय है कि श्रम न्यायालय, न्यायाधिकरण तथा राष्ट्रीय अधिकरण को सिविल कोर्ट में कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं। उनके समक्ष पक्षकारों का प्रतिनिधित्व एडवोकेट विधि व्यवसायी कर सकते हैं, लेकिन सही मायने में उन्हें कोर्ट का दर्जा नहीं प्राप्त है, अतः उन्हें सिविल कोर्ट की पृष्ठभूमि पर नहीं रखा जा सकता क्योंकि सिविल कोर्ट की शक्तियां श्रम न्यायालय की अपेक्षा अधिक व्यापक होती हैं। राष्ट्रीय न्यायालय का कार्यक्षेत्र। राष्ट्रीय न्यायाधिकरण का कार्यक्षेत्र बहुत विस्तृत होता है और यह समुचित सरकार के आदेशों तथा विवादों के निर्दिष्ट किए जाने के ऊपर निर्भर करता है। उनका कार्य होता है निर्दिष्ट विवादों का न्याय निर्णय करना और निर्धारित या विस्तारित अवधि में अपना पंचाट अवार्ड देना। अधिनियम की धारा 15 में उनके कार्यों के संबंध में प्रावधान मिलता है कि जिसके अनुसार जब कभी भी औद्योगिक विवाद उन्हें न्याय निर्णय के लिए निर्दिष्ट किए जाते हैं तो उनका यह प्रथम कर्तव्य होता है कि यथाशीघ्र अपनी कार्रवाइयाँ प्रारंभ कर दें और यथाशीघ्र अपना निर्णय सरकार को सौंप दें। जांच न्यायालय, कोर्ट्स ऑफ इंक्वायरी जिसको कहते हैं, यदि समुचित सरकार द्वारा कोई मामला किसी न्यायालय के सुपुर्द किया जाता है तो वह न्यायालय जांच शुरू होने के साधारणतया 6 माह के भीतर जांच विषयक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देगा। धारा 6(1) के उल्लिखित है कि यदि अवसर उत्पन्न होता है तो समुचित सरकार जांच न्यायालय का गठन कर सकता है। ऐसे न्यायालय के गठन के उद्देश्य किसी भी मामले में विवाद से संबंधित प्रतीत होने वाली किसी बात की जांच करना है। ऐसे न्यायालय गठित किए जाने की अधिसूचना सरकारी राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी।
जांच न्यायालय गठित करने का उचित अवसर औद्योगिक विवाद उत्पन्न हो जाने के बाद उत्पन्न होता है, जबकि ऐसे विवादों से संबंधित संगत मामलों में जांच का किया जाना आवश्यक हो जाता है। इस न्यायालय की मूल भावना आंग्ल विधि से ग्रहण की गई, जहाँ की जांच न्यायालय के प्रतिवेदन को व्यापक रूप में प्रचारित किया जाता है, जो संसद के सदनों में रखा जाता है, जिससे कि लोग भर्त्सना के भय के कारण मनमाना कारखाना बंदी की घोषणा करने से या हड़ताल करने से संबंधित व्यक्ति अपने आप को भी रोके। देखिए, एक उसमें और भी प्रश्न कई प्रश्न हैं जो कि हमें तैयार करने योग्य होते हैं, जो कि ये कंपलसरी हैं कि यह आते ही आते हैं। इसमें एक प्रश्न और भी है, औद्योगिक विवाद नियम 1947 के अंतर्गत परिभाषित हड़ताल समझाइए और उन परिस्थितियों का विवेचन कीजिए जिनमें हड़ताल अवैध हो जाती है। क्या हड़ताल की अवधि को मजदूरी नियोजक काट सकता है? Define strike and discuss conditions under which it become illegal under the Industrial Dispute Act 1947. Can employer deduct wages for strike period? यह होता क्या है? हड़ताल की परिभाषा पहले समझ लीजिए। डेफिनेशन ऑफ स्ट्राइक। स्ट्राइक होती क्या है? औद्योगिक विवाद नियम की धारा 2(2)(q) में कहा गया है, उबंधित किया गया है कि हड़ताल से हमारा अभिप्राय किसी उद्योग में काम करने वाले व्यक्तियों के संघ द्वारा सामूहिक रूप से काम बंद कर देने या उद्योग में काम करने के लिए नियुक्त व्यक्तियों के किसी संख्या द्वारा निश्चय रूप से या साधारण समझौते के अंतर्गत काम जारी रखने से इनकार करने अथवा काम को स्वीकार न करने से है। वास्तव में हड़ताल श्रमिकों के लिए तथा कर्मचारियों के एक समूह द्वारा काम को रोकने को कहते हैं। अतः हड़ताल किसी उद्योग में नियोजित कर्मकार वर्ग द्वारा मिलकर काम बंद कर देना, समन्वित कंसल्टेंट जिसे कहते हैं, होकर कम स्वीकृत करने से इनकार कर देना है। लुडिंग टेलर्स ने अपनी पुस्तक लेबर डिस्प्यूट एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग में हड़ताल के संबंध में कहा है, The word strike in its broad significance has reference to a dispute between an employer and his workers in the course of which there is a concerted suppression of employment because it is an expensive weapon. The strike is generally labor's last resort in connection with industrial controversies. देखिए, इसका यह प्रकार है कि किसी न किसी कारणवश काम को बंद कर देने अथवा जारी नहीं रखने की या स्वीकार नहीं करने की स्थिति हड़ताल कहलाएगी। यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि हड़ताल की स्थिति या नियोक्ता व श्रमिक का संबंध बना रहता है। उपयुक्त परिभाषा के आधार पर यह कहा जा सकता है कि हड़ताल के अंतर्गत कामगार या नियोजित व्यक्ति सामूहिक रूप से कार्य करना बंद कर देते हैं या काम करने से अस्वीकार कर देते हैं। वास्तव में हड़ताल श्रमिकों का एक मान्यता प्राप्त अस्त्र है, जिसका प्रयोग वे और अनैच्छिक नियोजक के विरुद्ध अपने सौदेबाजी करने की शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए करते हैं और इस प्रकार अपनी मांगों को पूरा कराने का प्रयास करते हैं। श्रमिक हड़ताल उस समय करते हैं जबकि उनके पास अपनी मांगों को मनवाने के कोई उपाय नहीं रहता। हड़ताल के प्रकार। हड़ताल दो प्रकार की हो सकती हैं, अवैधानिक हड़ताल, वैधानिक हड़ताल। अवैधानिक हड़ताल उस समय कहलाती है जब वह अवैधानिक बात को लेकर की जाती है। इस अवधि में श्रमिक पाने के हकदार नहीं है। वैधानिक हड़ताल वैधानिक वाद को लेकर की जाती है तथा इस अवधि में उन्हें पारिश्रमिक दिया जाता है। इसके अतिरिक्त हड़ताल को निम्न वर्गों में भी विभाजित किया गया है। सामान्य हड़ताल पहला। दूसरा क्या है? विलंब करो हड़ताल, हथियार डालो हड़ताल। तीसरा, धीमे काम करो हड़ताल। ठीक है। सामान्य हड़ताल में श्रमिक इकट्ठे होकर
किसी सामान्य बात को लेकर काम से अलग रहते हैं, इससे श्रमिक काम पर आते ही नहीं हैं। विलंब करो हड़ताल तथा हथियार डालो। हड़ताल में श्रमिक काम पर आते हैं लेकिन काम नहीं करते। धीमे काम करो हड़ताल की दशा में श्रमिक काम पर आते हैं, काम करते भी हैं लेकिन धीमी गति से, ताकि नियोक्ता की को हानि हो। देखिए होता क्या है, ये सब कई तरीके हैं हड़ताल करने के। हड़ताल के कारण क्या होते हैं? हड़ताल के निम्नलिखित कारण भी हो सकते हैं। पहला, नियोक्ता द्वारा कर्मकारों या उनके संघ की मांगों को पूरा ना करना या ना किया जाना। मांगों से मूल वेतन, महंगाई भत्ते, बोनस, कार्य साधन, अन्य साधनों की वृद्धि हो सकती है। दूसरा यह है कि अन्य हड़तालियों की सहानुभूति से भी हड़ताल की जा सकती है। तीसरा, औद्योगिक अशांति की भी हड़ताल का कारण है। चौथा, कार्याधिक्य होना, एक्सेस ऑफ वर्कलोड। पांचवा, नियोक्ता द्वारा अभद्र व्यवहार किया जाना। छठा, श्रमिकों की खराब सामाजिक दशा। सातवां, काम के निराशा तथा कलांता। आठवां, श्रमिकों को सौदेबाजी क्षमता के अनुपयुक्त होने की निराशा। हड़ताल और तालाबंदी कब अवैध होती है? When does strike and lockout is illegal? ये इलीगल कब माना जा सकता है? हड़ताल या तालाबंदी निम्नलिखित परिस्थितियों में अवैध होगी यदि यह अधिनियम की व्यवस्थाओं को धारा 22 तथा 23 में हड़ताल या तालाबंदी को रोकने के संबंध में दी गई है के विपरीत प्रारंभ या घोषित की गई है, अथवा दूसरा, यह समूची सरकार द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 10(3) के अंतर्गत इसके जारी रखने से रोकने हेतु दिए गए आदेश का उल्लंघन करते हुए जारी की जाती है। जब किसी औद्योगिक विवाद में क्रम से कोई हड़ताल या तालाबंदी पहले आरंभ हो चुकी है और मंडल श्रम न्यायालय, न्यायाधिकरण अथवा राष्ट्र न्यायाधिकरण को विवाद का निर्देशन किए जाने में समय अस्तित्व में है, तो ऐसी हड़ताल या तालाबंदी इस अधिनियम की व्यवस्थाओं के उल्लंघन में प्रारंभ में न थी अथवा जारी रहना धारा 10 की उपधारा 10(3) के अंतर्गत प्रकाशित नहीं हुआ है। धारा 22(1) में निम्नलिखित परिस्थितियों का उल्लंघन करने पर हड़ताल अवैध मानी जाती है। पहला, जब हड़ताल की समुचित नोटिस लोक उपयोगी सेवाओं में 6 सप्ताह पूर्व नहीं दी गई है। दूसरा, उक्त नोटिस देने के 14 दिन के अंदर की हड़ताल करना। तीसरा, उक्त नोटिस में हड़ताल की उल्लेखित तिथि के पूर्व ही काम बंद करना। चौथा, समझौता बोर्ड के समक्ष लंबित कार्रवाई के दौरान की गई उसकी समाप्ति के 7 दिन के अंदर हड़ताल करना। पांचवा, श्रम न्यायालय, न्यायाधिकरण तथा राष्ट्र न्यायाधिकरण के समक्ष निर्देशित विवाद। यह कुछ पॉइंट्स हैं जो कि यह हड़ताल को इलीगल माना जाता है, इसमें स्ट्राइक को। और ये इसकी लंबित कार्रवाई की अवधि में और उसके पंचाट दिए जाने के दिन से 2 माह के बीतने के पूर्व ही काम बंद कर देना। छठवां, पंच के समक्ष विवाचन कार्रवाई चलते समय या उसके पंचाट दिए जाने के दिन से 2 महीने व्यतीत होने के पूर्व ही, अर्थात पंचाट की तारीख से यदि 2 महीने न बीते हों और हड़ताल का आह्वान कर दिया है तो ऐसा आह्वान अवैध करार दिया जाएगा। सातवां, जब पंचाट या समझौता क्रियान्वित हो तो उसमें संभावित किसी भी मामले को लेकर हड़ताल करना अवैध कार्य माना जाएगा। आठवां, 1 दिन से अधिक की प्रतीक हड़ताल अवैध होगी। नियमतः प्रतीक हड़ताल 1 दिन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। 9वां, बिना पूर्व सूचना के काम बंद करना अवैध हड़ताल होगा। ठीक है। 10वां, जब कोई समझौता कार्रवाई समझौता अधिकारी के समक्ष लंबित और उसके समझौते की कार्रवाई समाप्ति के उपरांत 7 दिन तक की तालाबंदी वर्जित है। दूसरा, यदि कोई विवाद न्याय निर्णय के लिए किसी श्रम न्यायालय, न्यायाधिकरण, राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित है तो उसके दौरान हड़ताल निषिद्ध है, और इतना ही नहीं, उसके पंचाट दिए जाने को 2 महीने तक भी तालाबंदी वर्जित है। तीसरा यह है कि पंचाट के समक्ष विवाचन कार्रवाइयों में लंबित रहने के दौरान और उनकी कार्रवाइयों की समाप्ति के बाद
2 महीने तक पंचों के समक्ष कार्रवाई के समय समुचित सरकार चल रही हड़ताल को निश्चित कर सकती है तथा उसके अवैध होने की घोषणा भी कर सकती है। चौथा, निर्णय पंचाट में प्रवर्तन की कलाविधि में यदि कोई पंचाट लागू है या प्रश्नास्पद है तो हड़ताल निष्फित होगी। अवैध हड़ताल एवं तालाबंदी के लिए दंड क्या होता है? पेनाल्टीज फॉर एन इलीगल स्ट्राइक एंड लॉकआउट। यह होता क्या है? औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 26(1) और 26(2) अवैध हड़ताल तथा तालाबंदी के लिए दंड की व्यवस्थाएं करती हैं। धारा 26(1) के अंतर्गत यदि कोई श्रमिक इस अधिनियम के अधीन अवैध हड़ताल शुरू करता है या चालू रखता है या उसके अग्रसारण फर्दरेंस में अथवा अन्यथा कार्य करता है तो वह ऐसे कारावास जिसकी अवधि 1 महीने तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 50 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से ही दंडनीय होगा। अतः औद्योगिक अधिनियम की धारा 26(1) अवैध हड़ताल करने वाले कामगारों के लिए दंड की व्यवस्था करती है। ऐसा कामगार जो कि अवैध हड़ताल करेगा वह 1 महीने की सजा तथा या 50 रुपये के जुर्माने के दंड का भागीदार होगा। धारा 26(2) के अंतर्गत जो कोई नियोजक एम्प्लॉयर इस अधिनियम के अधीन अवैध तालाबंदी प्रारंभ करता है, जारी रखता है या उसके अग्रसारण फर्दरेंस के लिए अन्यथा कार्य करता है वह ऐसे कारावास के जिसकी अवधि 1 महीने तक की हो सकेगी अन्यथा या ऐसे जुर्माने से जो 1000 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय हो सकता है। इसे अधिनियम के अंतर्गत न्याय निर्णय प्राधिकारियों को उक्त किसी अपराध का प्रसंज्ञान करने और जुर्माना करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। देखिए, इस पे एक प्रश्न और भी बनता है कि हड़ताल करने का अधिकार या प्रदर्शन करने का अधिकार मूलभूत अधिकार नहीं है, फिर भी इन अधिकारियों को कर्मकारों की शिकायत के समाधान के लिए उपचार के रूप में मान्यता प्राप्त है। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत हड़ताल एवं तालाबंदी के प्रत्ययों को परिभाषित कीजिए एवं इनके नियंत्रण की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। ये भी एक प्रश्न बनता है जिसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं कि द राइट टू स्ट्राइक और राइट टू डेमोन्स्ट्रेट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, इट इज recognized as a mode of redress for resolving the grievances of the workers. Define the terms strike and lockout under the Industrial Dispute Act 1947 and explain the procedure to regulate them. इसमें यह भी एक टाइप का प्रश्न बनता है, हड़ताल या प्रदर्शन करने का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। इसका उत्तर सटीक सा है कि हड़ताल या तालाबंदी करना मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में जिन 6 स्वतंत्रताओं की गारंटी दी गई है उनमें हड़ताल या तालाबंदी की कोई स्वतंत्रता शामिल नहीं है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कर्मकारों और नियोजकों अपना संगठन बना सकते हैं और एक दूसरे को से अपनी मांगें पेश कर सकते हैं और मांगों को मनवाने के लिए उस सीमा तक जा सकते हैं जिस सीमा तक कार्य अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत प्रतिबंधित नहीं है। उच्चतम न्यायालय को कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य AIR 1962 को 1166 के और पुनः AK घोष बनाम ER जोसेफ AIR 1970 को 86 के अपने निर्णयों में स्पष्ट रूप से कहा है कि हड़ताल करने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है और उसे प्रतिबंधित करना असंवैधानिक नहीं है। हड़ताल और तालाबंदी वह अधिकार है जो क्रमशः श्रमिकों तथा नियोक्ताओं को प्राप्त है। आधुनिक युग में उन्हें हथियार शब्द से विभूषित किया जाता है। औद्योगिक विवादों का प्रत्यक्ष परिणाम हड़ताल या तालाबंदी होता है। इससे देश का आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। इससे न केवल श्रमिकों को ही परेशानी होती है बल्कि नियोक्ताओं को भी नुकसान उठाना पड़ता है। हड़ताल तथा तालाबंदी से देश के सभी लोगों का जीवन प्रभावित
हुए बिना नहीं रह सकता। हड़ताल स्ट्राइक जिसे हम कहते हैं, हड़ताल से अभिप्राय किसी उद्योग में नियोजित श्रमिकों द्वारा मिलकर काम बंद कर देने व समन्वित होकर काम स्वीकृत करने से इनकार कर देने से है। औद्योगिक विवाद नियम की धारा 2Q के अनुसार किसी उद्योग में नियोजित कमजोर वर्ग द्वारा सामूहिक रूप से काम बंद कर देने या उनके एक वर्ग द्वारा काम बंद कर देने से उन्हें जिस कार्य में लगाया गया है उसे करने से इनकार या साधारण समझौते द्वारा निश्चित रूप से कार्य करने से इनकार कर देने को हड़ताल माना जाता है। तालाबंदी लॉकआउट क्या होता है? देखिए, लॉकआउट यदि नियोक्ता द्वारा नियोजित कर्मचारियों के किसी भी संख्या को काम पर जारी न रखने के लिए नियोजन के स्थान को बंद कर दिया जाता है या काम देने से इनकार कर दिया जाता है तो उसे तालाबंदी कहा जाएगा। अतः तालाबंदी से हमारा अभिप्राय किसी नियोजन स्थान को बंद कर देना या काम का विलंबन, सस्पेंशन जिसे हम कहते हैं, या अपने द्वारा नियोजित किसी भी संस्था व्यक्तियों को नियोजन में बनाए रखने से नियोजक द्वारा इनकार कर देने से है। अधिनियम की धारा 2L तालाबंदी का अभिप्राय होता है उद्योग किए जाने वाले स्थान को बंद कर देना या काम लंबित कर देना या काम पर आने वाले कर्मकारों को कार्य न देना। इसके लिए निम्नलिखित तत्वों का होना आवश्यक है: किसी न किसी रूप में काम बंद कर देना, काम को लंबित करना, काम करने के लिए उद्धत कर्मकारों को काम देने से इनकार करना। जिस प्रकार हड़ताल श्रमिकों का एक मान्यता प्राप्त अस्त्र है, उसी प्रकार तालाबंदी भी नियोक्ताओं का एक अस्त्र है जिसका प्रयोग वह श्रमिकों के विरुद्ध करते हैं। तालाबंदी के अंतर्गत एक नियोक्ता नौकरी के स्थान को बंद कर देता है या कार्य को रोक देता है, किसी भी संख्या में श्रमिकों के काम पर बनाए रखने से इनकार कर देता है। औद्योगिक विवाद नियम की धारा 22 की उपधारा 2 यह उपबंधित करती है कि कोई भी नियोक्ता औद्योगिक प्रतिष्ठान में तालाबंदी नहीं करेगा। पहला, जब तक कि उसने श्रमिकों को निर्धारित ढंग से तालाबंदी से 6 सप्ताह पूर्व तालाबंदी की नोटिस ना दिया हो। दूसरा, इस प्रकार के नोटिस के सभी 14 दिन बाद अवधि के भीतर। तीसरा, जब तक कि मध्यस्थता संबंधी कार्यवाही श्रमिकों तथा मालिक के बीच चल रही हो तथा यदि धारा 3 के अधीन नोटिफिकेशन का प्रकाशन हो चुका हो तो इस प्रकार की कार्यवाही के समापन के 2 मास बाद की अवधि न व्यतीत हो। चौथा, जब तक कि तालाबंदी के नोटिस में उल्लिखित तारीख व्यतीत न हो गई हो। पांचवा, जब तक कि समझौता कार्यवाही किसी समझौता अधिकारी के पास विचाराधीन हो तथा इस प्रकार की कार्यवाही के बाद 7 दिन व्यतीत न हो गए हैं। यह भी इसमें ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। देखिए, जबरी छुट्टी क्या है? व्याख्या कीजिए। जबरी छुट्टी से संबंधित प्रावधानों को बताइए। यह भी एक तरीके का प्रश्न बनता है, जिसको हम इंग्लिश में इस तरह कह सकते हैं कि व्हाट इज ले ऑफ, एक्सप्लेन स्टेट सुपरविजन रिगार्डिंग ले ऑफ। देखिए, ये इसका उत्तर बहुत साधारणता जो कि हम एग्ज़ाम में लिख भी सकते हैं और अथवा संक्षेप रूप में समझ भी सकते हैं। इससे होता क्या है कि जबरी छुट्टी होता क्या है? देखिए, जबरी छुट्टी सबसे पहली चीज़ की इसको समझना बहुत ज़रूरी है। औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2 के में दी गई परिभाषा के अनुसार किसी ऐसे श्रमिक को जिसका नाम मास्टर रोल उपस्थित रजिस्टर में दर्ज है और जिसकी छटनी नहीं हुई है कोयले, विद्युत शक्ति या अन्य सामग्री की कमी, स्टॉक का अभाव, यंत्र में खराबी या किसी कारणवश नियोजन देने में नियोजक की असमर्थता या अस्वीकृति से है। इसका अभिप्राय किसी कर्मचारी वर्कमैन को अस्थायी रूप में काम से अलग रखने का है। बिना कार्य के कर्मचारी को खाली बैठाए रखने का प्रश्न उस समय उठता है जबकि
नियोक्ता ऐसे कारणों को आधार पर जो कि उसके प्रभाव से परे हैं अपने कर्मचारी को कार्य देने में असमर्थ हैं। उदाहरणार्थ मान लीजिए कि कुछ मशीनें एकाएक खराब हो गईं और उसके ऐसे पुर्जे टूट गए जो तुरंत मरम्मत करके ठीक नहीं किए जा सकते, तो ऐसी दशा में नियोक्ता को अपने कर्मचारियों को जबरी छुट्टी देनी होगी। किसी कर्मचारी को बिना काम रहने की यह अवधि उस अवधि से अधिक नहीं होनी चाहिए जिसमें कि नियोक्ता एम्प्लॉयर को इस बात का के लिए विवश कर लिया गया हो वह अपने कर्मचारियों को काम से अलग रखे जब तक कि वह परिस्थितियां बिल्कुल ही विपरीत ना हो। इस अवधि में यद्यपि कर्मचारी काम पर नहीं रहता है या काम नहीं करता है, किंतु कर्मचारी और नियोक्ता एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के परस्पर संबंध बने रहते हैं। किंतु यदि कोई कर्मचारी जबरी छुट्टी की स्थिति के पूर्व ही छंटनी कर दिया गया है तो वह जबरी छुट्टी पर नहीं माना जाएगा और उसे जबरी छुट्टी के अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। इसके लिए वह आवश्यक है कि कर्मचारी वर्कमैन ऐसा जिसका नाम संबंधित औद्योगिक संस्थान के मास्टर रोल पर हो। इस जबरी छुट्टी का मूल तत्व यह है कि एक स्थायी कामबंदी है। काम से कर्मचारी को विरत रखने या उपास्य इम्प्लीकेशन यह भी है कि जिस कारोबार में वह कर्मचारी कार्यरत तथा वह काम चलता रहेगा और उन कर्मचारीगण को जिन्हें कार्य से विरत रखा जाएगा या गया हो पुनः काम पर लिया जाएगा और उन्हें वे भी अधिकार नियोक्ता द्वारा दिए जाएंगे कि जो जबरी छुट्टी के पूर्व कर्मचारी वर्कमैन को प्राप्त थे। जबरी छुट्टी के विषय में सन 1976 में संशोधन अधिनियम द्वारा अब यह परिवर्तन कर दिया गया है कि कोई भी कर्मचारी बदली कर्मचारी को छोड़कर जिसका नाम मास्टर रोल पर चढ़ा हुआ है काम से उस समय तक विरत नहीं रखा जाएगा जबकि इस नियमित सरकार द्वारा निर्धारित अधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त नहीं कर ली गई है। किंतु यदि जबरी छुट्टी बिजली फेल हो जाने के कारण अथवा किसी दैवीय आपत्ति नेचुरल कैलेमिटी जिसे हम कहते हैं कि कारण देना पड़े तो पूर्व अनुमति प्रीवियस परमिशन संबंधी शर्त लागू नहीं होगी। जबरी छुट्टी के कारण कॉजेस ऑफ ले ऑफ देखिए, एक नियोजक निम्नलिखित आधारों पर कर्मकारों की जबरी छुट्टी कर सकता है। कोयले या ईंधन का अभाव जिसके कारण मशीन चलाना असंभव हो, बिजली की पूर्ति का अभाव जैसे बिजली आपूर्ति बंद हो जाना। तीसरा, जलाभाव जिससे मशीन का संचालन ना हो सके। चौथा, कच्चे माल का अभाव। पांचवा, मशीन का टूट जाना, ब्रेक डाउन ऑफ मशीनरी। छठा, आपातकालीन स्थिति में काम करना पूर्ववत संभव नहीं होता जैसे युद्धकाल में सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से रात्रिकालीन पालियां बंद कर देना आदि। यदि इस प्रकार उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि उन्हीं परिस्थितियों से काम देने की असमर्थता को ही वैधानिक रूप से काम पर से लौटने की कोटि का समझा जाएगा जबकि वे नियोजक की शक्ति उस नियोजक की शक्ति उससे परे है। यदि नियोजक जानबूझकर ऐसा करता है तो वह इसके लिए उत्तरदायी होगा। जबरी छुट्टी से संबंधित प्रावधान क्या है? प्रोविजंस रिगार्डिंग ऑफ ले ऑफ। देखिए, जब कभी भी श्रमिक वर्कमैन बदली के कारखाने में से कार्य करने वाले तथा आकस्मिक श्रमिक कैजुअल वर्कर को छोड़कर जिसने 1 वर्ष की नौकरी पूरी कर ली है जबरी छुट्टी पर भेजा गया है तो उसे पूर्ण वेतन नियोक्ता द्वारा दिया जाएगा। वेतन 50% का होगा जो ऐसे अन्यथा नौकरी में रहते हैं और कार्य करते हुए उस प्रतिष्ठान से प्राप्त होता है, ठीक है। पर ऐसा श्रमिक प्रतिकार की मांग नहीं कर सकता जिसने कि उसी औद्योगिक प्रतिष्ठान में जिसमें कि वह नियमित रूप से कार्य करता है। वैकल्पिक कार्य अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट जिसे हम कह सकते हैं
करने से इनकार कर दिया है। यही नहीं बल्कि उस परिस्थिति में प्रतिकार कॉम्पनसेशन की मांग कर सकेगा यदि उसी नियोक्ता के किसी अन्य औद्योगिक प्रतिष्ठान में जो 5 मील की परिधि के भीतर स्थित है उसने वैकल्पिक कार्य करने से इनकार कर दिया है। यदि पहला वैकल्पिक कार्य में नियोक्ता की राय में किसी विशेष दक्षता स्पेशल स्किल की आवश्यकता नहीं है अथवा किसी पूर्व अनुभव प्रीवियस एक्सपीरियंस जिसे हम कहते हैं के बिना वह ऐसा कार्य करता है, तथा दूसरा कि वैकल्पिक कार्य के लिए भी वही वेतन अथवा पारिश्रमिक दिया जाए तो उसे अपने मौलिक कार्य पर मिलता है। तीसरा, यदि वह निर्धारित औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्य के लिए निर्धारित समय पर कम से कम एक बार की उपस्थित नहीं होता है तो, तथा चौथा, यदि जबरी छुट्टी हड़ताल अथवा उत्पादन की गति धीमी करने के लिए कर्मचारी के प्रयास के परिणाम स्वरूप दी गई है तो भी उसको प्रतिकार का अधिकार ना होगा। ठीक है। औद्योगिक विवाद अधिनियम के धारा 25C तथा 25E ऐसे औद्योगिक प्रतिष्ठान के प्रति लागू नहीं होती है का जिनमें कि 50 श्रमिक से कम श्रमिक कार्य करते हैं या ऐसे औद्योगिक प्रतिष्ठान जो कि किसी मौसमी सीजनल है या जिसमें रुक रुक कर कार्य होता है। मौसमी उद्योग में शक्कर उद्योग, शुगर इंडस्ट्री कुछ इस प्रकार की है। औद्योगिक विवाद नियम की धारा 25 का के अनुसार यदि कभी भी यह प्रश्न उठता है कि कोई उद्योग का स्वरूप मौसमी है अथवा नहीं है या किसी उद्योग में कार्य रुक रुक कर होता है अथवा नहीं, तो ऐसी दशा में संबंधित सरकार की राय अंतिम मानी जाएगी। औद्योगिक विवाद जिसको संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जबरी छुट्टी के वर्जन प्रोहिबिशन ऑफ ले ऑफ जिसको इंग्लिश में कहते हैं के विषय में कतिपय व्यवस्थाएं की हैं। ये व्यवस्थाएं उन औद्योगिक प्रतिष्ठानों को लागू होती हैं जो मौसमी सीजनल नहीं है अथवा जिनमें कार्य रुक रुक कर इंटरमिनेंटली होता है तथा जिनमें औसतन 300 या अधिक श्रमिक वर्कमैन प्रतिदिन कार्य करते हैं या औसत पिछले 12 महीनों की अवधि के आधार पर निकाला जाएगा। इसे संशोधन अधिनियम 1976 का अधिनियम संख्या 32 में व्यवस्था की गई है कि कोई भी कर्मचारी वर्कमैन जिसे हम कहते हैं जो कि बदली श्रमिक नहीं है उस समय तक जबरी छुट्टी पर नहीं रखा जाएगा जब तक कि इस नियमित नियोक्ता ने सरकार से पूर्व अनुमति प्रीवियस परमिशन नहीं प्राप्त कर ली है। पर यह उपबंध तब लागू नहीं होंगे जबकि जबरी छुट्टी बिजली फेल होने के कारण अथवा दैवी प्रकोप के कारण नहीं देनी पड़ी हो। यदि इस संशोधन के अधिनियम 1976 के प्रभावी होने के पूर्व ही किसी नियोक्ता ने किसी कर्मचारी वर्कमैन या कर्मचारियों को जबरी छुट्टी पर रखा हो तो नियोक्ता अधिनियम के प्रभावी होने के बाद 15 दिन के भीतर आवश्यक अनुमति प्राप्त कर लेगा। यह उपबंध भी उस परिस्थिति में लागू नहीं होंगे जबकि जबरी छुट्टी बिजली फेल हो जाने के कारण अथवा किसी भी दैवी प्रकोप के कारण देनी पड़ी हो। संबंधित सरकार को उक्त अनुमति के मामलों में आवश्यक जांच करने तथा उसे देने अथवा ना देने का पूर्ण अधिकार है, किंतु यदि किसी नियोक्ता ने अनुमति के लिए प्रार्थना पत्र दिया है और प्रार्थना पत्र देने की तिथि से 2 मास की अवधि के भीतर स्वीकृति देने अथवा ना देने के विषय में कोई सूचना नियोक्ता को प्राप्त नहीं होती तो यह मान लिया जाएगा कि सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। यदि किसी नियोक्ता ने जबरी छुट्टी के प्रति कोई प्रार्थना पत्र सरकार को नहीं दिया अथवा प्रार्थना पत्र देने पर अस्वीकृति देने से इनकार कर दिया गया है तो जबरी छुट्टी अवैध मानी जाएगी और उसको कानून द्वारा वे भी अधिकार इस अवधि के लिए प्राप्त माने जाएंगे जो उनकी छुट्टी न जाने पर कानूनन प्राप्त होते हैं। वह बात उल्लेखनीय है कि यदि नियोक्ता ने कर्मचारियों को अपने प्रतिष्ठान में जबरी छुट्टी के लिए वैकल्पिक कार्य जिसको हम अल्टरनेटिव वर्क भी कह सकते हैं दे दिया है तो कर्मचारी जबरी छुट्टी पर नहीं माना जाएगा, किंतु यह प्रतिष्ठान उसी नगर में होना चाहिए जिसमें उक्त कर्मचारीगण कार्य कर रहे हैं। देखिए, यह तो हो गया जबरी छुट्टी के विषय में। जब हम अगला टॉपिक लेके आएंगे तो उसमें भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि पक्का है कि आएंगे ही आएंगे और इसको आप इस वीडियो के माध्यम से
नोट भी कर सकते हैं स्लो करके, या अपने अपने कमेंट्स जो कुछ पूछना हो या करना हो तो आप बता भी सकते हैं या पूछ भी सकते हैं। देखिए, मैं ज़्यादा फ्री तो नहीं रहता हूँ, मगर अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है या सवाल जवाब करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में टाइप भी कर सकते हैं, और जिस क्षेत्र में आप जानकारी चाहते हैं वह भी मैं आपको दे सकता हूँ। और अगर आपको किसी कार्य हेतु संपर्क करना है तो मेरा संपर्क सूत्र भी मैं डाल दूँगा, और व्हाट्सएप भी मैं बराबर एक्टिव रहता हूँ उस पर। धन्यवाद। आगे की वीडियो आ जाएगी, आप अपने हिसाब से प्रश्नों का चयन करके नोट भी कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं, जो कि परीक्षा में अनिवार्य है कि आएगा ही आएगा।